डियर स्टूडेंट्स, चलिए यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है जो रॉ डेटा रिसर्च के दौरान कलेक्ट किया गया है उसको स्टडी करना, ताकि उसमें से यूजफुल फैक्ट्स, पैटर्न्स और मीनिंग्स निकले जा सके। मार्केटिंग रिसर्च में डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्प से रिसर्चर रिसर्च रिजल्ट्स को प्रॉपरली समझ पाता है और करेक्ट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाता है। अक्सर रॉ डेटा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हिडन होती है। जब तक उस डेटा को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया जाता, तब तक वो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती। यही काम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स करती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डेटा को ऑर्गेनाइज करने, समराइज करने और इंटरप्रेट करने में मदद करती है, जिसे रिसर्च फाइंडिंग्स को इजीली समझा जा सके। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस की। रिसर्च में डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है परसेंटेज मेथड। इसमें डेटा को 100 के पार्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा मेथड है मेजर्स ऑफ लोकेशन या एवरेजेस। ये डेटा की सेंट्रल वैल्यू बताता है, यानी डेटा का टिपिकल या एवरेज वैल्यू क्या है। इसे लार्ज डेटा को समराइज करना इजी हो जाता है। तीसरा मेथड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड या स्कैटर्ड है, यानी वैल्यूज एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। चौथा मेथड है मेजर्स ऑफ शेप या स्क्यूनेस। इसका यूज डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है, जैसे डेटा लेफ्ट या राइट साइड में ज्यादा स्प्रेड है। पांचवा मेथड है सिंपल कोरिलेशन। ये दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को मेजर करता है, जैसे सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच रिलेशन। और लास्ट मेथड है सिंपल रिग्रेशन। रिग्रेशन की हेल्प से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो फॉरकास्टिंग में यूजफुल होता है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज मेथड की। परसेंटेज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सबसे सिंपल और कॉमन मेथड माना जाता है। इसमें डेटा को 100 के पार्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। परसेंटेज का मेन पर्पस होता है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन को सिंपल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम LG और सैमसंग टीवी की सेल्स को अलग अलग सिटीज में कंपेयर करें, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, तो परसेंटेज से तुरंत पता चल जाता है कि किस सिटी में कौन सा ब्रांड ज्यादा पॉपुलर है। जैसे मुंबई में LG की सेल्स 40% है और सैमसंग की 35%। इसी तरह दिल्ली में LG 20% और सैमसंग 30% है। इस एग्जाम्पल से क्लियरली समझ आता है कि परसेंटेज मेथड ब्रांड प्रेफरेंस को इजीली कंपेयर करने में हेल्प करता है। लेकिन परसेंटेज मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। अगर सैंपल बियास्ड हो या बहुत छोटा हो तो परसेंटेज मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे सकता है। अगर बहुत ज्यादा परसेंटेजेस यूज किए जाएं तो इंटरप्रिटेशन भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए परसेंटेजेस के साथ एक्चुअल नंबर्स और टोटल सैंपल साइज भी शो करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन या एवरेजेस की। इन्हें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। इनका मेन पर्पस होता है डेटा का सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू फाइंड करना। एवरेजेस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। मीन, जिसे अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। ये सभी वैल्यूज को ऐड करके और टोटल नंबर से डिवाइड करके निकला जाता है। मीडियन अरेंज्ड डेटा का मिडल वैल्यू होता है। और मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है।
अब हम समझेंगे अरिथमेटिक मीन और मीडियन, जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के इम्पोर्टेंट एवरेजेस है। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक मीन, जिसे सिंपल लैंग्वेज में एवरेज भी कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सभी वैल्यूज का टोटल सम को टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करना। इसका फॉर्मूला होता है मीन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ सिग्मा एक्स का मतलब है सभी वैल्यूज का टोटल सम और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। एग्जाम्पल के लिए अगर वैल्यूज है 10, 20, 30 और 40, तो पहले सबको ऐड करेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इक्वल्स 100। फिर टोटल आइटम्स 4 से डिवाइड करेंगे, यानी मीन 100 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 25। मीन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उससे कहते हैं सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इक्वल्स 0। टेक्स्ट टू स्पीच फ्रेंडली वे में आईएसी बोल सकते हैं सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट इक्वल्स 0। इसका सिंपल मतलब है कि मीन से जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन का मतलब होता है डेटा का मिडल वैल्यू, जब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अगर डेटा इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2th आइटम, यानी पहले n प्लस 1 फिर उसको 2 से डिवाइड और जो पोजीशन आती है वो मीडियन पोजीशन होती है। अगर डेटा कंटिन्यूअस सीरीज में हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स एल प्लस ब्रैकेट एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय सी। यहाँ एल का मतलब है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, सी एफ का मतलब है मीडियन क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है और सी क्लास विड्थ होती है। अब बात करते हैं मोड की। मोड का मतलब होता है वो वैल्यू जो डेटासेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, यानी जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मोड कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स में मोड का सिंबल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोड कैलकुलेट करने का मेथड डेटा सीरीज के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर डेटा इंडिविजुअल सीरीज में हो तो मोड को सिंपली इंस्पेक्शन मेथड से आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही मोड होती है। अगर डेटा डिस्क्रीट सीरीज में हो तो जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उससे मोड माना जाता है, और अगर डेटा कंटिन्यूअस सीरीज में हो तो मोड को एक फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच फ्रेंडली फॉर्मूला मोड इक्वल्स एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय c। अब समझते हैं फॉर्मूला के सिंबल्स। एल का मतलब है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, f1 का मतलब है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, f0 का मतलब है प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, f2 का मतलब है सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी और c का मतलब है क्लास विड्थ। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। कभी कभी मोड डायरेक्टली कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ऐसे सिचुएशन में हम मीन और मीडियन की हेल्प से मोड एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय मीन। सिंपल वर्ड्स में मोड इक्वल्स 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन।
ये रिलेशन स्टैटिस्टिक्स में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड फाइंड करने के लिए उसे होता है। अब हम समझेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहा जाता है। डिस्पर्शन का सिंपल मीनिंग है डेटा वैल्यूज एवरेज के आसपास कितनी स्प्रेड या स्कैटर्ड है। सिर्फ एवरेज या मीन से ह्यूम डेटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए डिस्पर्शन ह्यूम बताता है कि डेटा में वेरिएशन या डिफरेंस कितना है। स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्शन को मेजर करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। रेंज डिस्पर्शन का सबसे सिंपल मेजर है। ये डेटा के हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को शो करता है। इसका फॉर्मूला है रेंज इक्वल्स h माइनस एल। यहां h का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू और l का मतलब है लोएस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए अगर हाईएस्ट वैल्यू 80 है और लोएस्ट वैल्यू 20 है तो रेंज होगा 80 माइनस 20 इक्वल्स 60। इसका मतलब है डेटा का स्प्रेड 60 यूनिट्स का है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डिस्पर्शन का सबसे वाइडली यूज्ड मेजर माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि डेटा वैल्यूज मीन से कितनी डेविएट या दूर है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ब्रैकेट x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है सभी वैल्यूज का मीन से डिफरेंस निकलते हैं, उन डिफरेंसेस का स्क्वायर करते हैं, फिर उनका एवरेज लेते हैं और लास्ट में उसका स्क्वायर रूट निकलते हैं। इसे ह्यूम पता चलता है कि डेटा वैल्यूज मीन के कितने क्लोज या कितने स्प्रेड है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे CV भी कहा जाता है। ये डिस्पर्शन का रिलेटिव मेजर है जो दो डिफरेंट डाटासेट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। इसका फॉर्मूला है CV इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। या सिंपल वर्ड्स में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। जितना CV कम होगा उतनी डेटा सीरीज ज्यादा कंसिस्टेंट मानी जाती है। अब हम समझेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहा जाता है। डिस्पर्शन का सिंपल मीनिंग है डेटा वैल्यूज एवरेज के आसपास कितनी स्प्रेड या स्कैटर्ड है। सिर्फ एवरेज या मीन से ह्यूम डेटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए डिस्पर्शन ह्यूम बताता है कि डेटा में वेरिएशन या डिफरेंस कितना है। स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्शन को मेजर करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। रेंज डिस्पर्शन का सबसे सिंपल मेजर है। ये डेटा के हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को शो करता है। इसका फॉर्मूला है रेंज इक्वल्स h माइनस एल। यहां h का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू और l का मतलब है लोएस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए अगर हाईएस्ट वैल्यू 80 है और लोएस्ट वैल्यू 20 है तो रेंज होगा 80 माइनस 20 इक्वल्स 60। इसका मतलब है डेटा का स्प्रेड 60 यूनिट्स का है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डिस्पर्शन का सबसे वाइडली यूज्ड मेजर माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि डेटा वैल्यूज मीन से कितनी डेविएट या दूर है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ब्रैकेट x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है सभी वैल्यूज का मीन से डिफरेंस निकलते हैं,
उन डिफरेंसेस का स्क्वायर करते हैं, फिर उनका एवरेज लेते हैं और लास्ट में उसका स्क्वायर रूट निकलते हैं। इसे ह्यूम पता चलता है कि डेटा वैल्यूज मीन के कितने क्लोज या कितने स्प्रेड है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे CV भी कहा जाता है। ये डिस्पर्शन का रिलेटिव मेजर है जो दो डिफरेंट डाटासेट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। इसका फॉर्मूला है CV इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, या सिंपल वर्ड्स में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। जितना CV कम होगा उतनी डेटा सीरीज ज्यादा कंसिस्टेंट मानी जाती है। अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस की। स्क्यूनेस का मतलब होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का शेप, यानी डेटा सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। इसे ह्यूम पता चलता है कि डेटा लेफ्ट साइड या राइट साइड में ज्यादा स्प्रेड हो रहा है या नहीं। स्क्यूनेस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव स्क्यूनेस। इस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन का टेल राइट साइड पार होता है, यानी डेटा राइट साइड की तरफ ज्यादा एक्सटेंड करता है। दूसरा है नेगेटिव स्क्यूनेस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का टेल लेफ्ट साइड पर होता है, यानी डेटा लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा स्प्रेड होता है। और तीसरा है जीरो स्क्यूनेस। इस केस में डेटा परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड्स पर ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब बात करते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। SK इक्वल्स मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मोड अवेलेबल नहीं हो तो एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज किया जाता है। SK इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला ह्यूम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्शन और डिग्री ऑफ स्क्यूनेस बताता है। अब आते हैं सिंपल कोरिलेशन पर। कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग और सेल्स या प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन। कोरिलेशन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग बढ़े तो सेल्स भी बढ़ जाती है। दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। कोरिलेशन को मेजर करने के लिए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज किया जाता है। इसका सिंबल होता है R। R इक्वल्स सिग्मा ब्रैकेट x माइनस x बार ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट y माइनस y बार ब्रैकेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ब्रैकेट x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ब्रैकेट y माइनस y बार ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट R के लिमिट्स की। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच होती है। अगर R इक्वल्स +1 हो तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में परफेक्टली मूव करते हैं। अगर R इक्वल्स 0 हो तो इसका मतलब है नो कोरिलेशन, यानी वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर R इक्वल्स -1 हो तो इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में परफेक्टली मूव करते हैं। अब बात करते हैं रैंक कोरिलेशन, जिसे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहा जाता है। रैंक कोरिलेशन टैब यूज किया जाता है जब वेरिएबल्स को न्यूमेरिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटी जैसे फैक्टर्स को डायरेक्ट नंबर्स में मेजर करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें रैंक के फॉर्म में कंपेयर किया जाता है। फॉर्मूला
R equals 1 minus bracket 6 multiplied by sigma d square divided by n multiplied by bracket n square minus 1 bracket। यहाँ d का मतलब है रैंस के बीच डिफरेंस और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आते हैं सिंपल रिग्रेशन पर। रिग्रेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच एवरेज रिलेशनशिप को स्टडी करना और फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। बिजनेस और मार्केटिंग में रिग्रेशन का उसे बहुत कॉमन है, जैसे सेल्स प्रेडिक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग और प्रॉफिट एस्टिमेशन। रिग्रेशन के दो मेन इक्वेशंस होते हैं। पहला है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, इक्वेशन y इक्वल्स a प्लस बी एक्स। दूसरा है रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, इक्वेशन x इक्वल्स a प्लस बी वाई। यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी जिस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी जो फैक्टर प्रेडिक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज, समराइज और प्रेजेंट करना, ताकि डेटा के पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली समझ आए। सिंपल वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डेटा को डिस्क्राइब करता है, लेकिन प्रेडिक्शन या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता। बिजनेस रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रिसर्चर्स को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करता है, जैसे सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंज्यूमर्स का एवरेज बिहेवियर क्या है और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप भी कहा जाता है, जो आगे के एडवांस्ड एनालिसिस के लिए बेस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है समराइजेशन ऑफ डेटा। इसमें लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे एवरेजेस, परसेंटेजेस, टेबल्स और ग्राफ्स। दूसरा है नॉन कॉजल नेचर। इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वेरिएबल्स के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स। इसमें टूल्स जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है। चौथा है डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा को क्लियर दिखाने के लिए टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और हिस्टोग्राम्स का यूज किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन्फरेंशियल एनालिसिस के लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन जैसे एडवांस्ड मेथड्स यूज होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को जनरली वेरिएबल्स की नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला टाइप है यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस में सिर्फ एक वेरिएबल का एनालिसिस किया जाता है, ताकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए। अब बात करते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस की। बाइवेरिएट एनालिसिस में दो वेरिएबल्स का एनालिसिस किया जाता है, ताकि उनके बीच रिलेशनशिप को समझा जा सके। सिंपल वर्ड्स में ये मेथड चेक करता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट है या दोनों का रिलेशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अक्सर एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। इस तरह का रिलेशनशिप बाइवेरिएट एनालिसिस से समझा जाता है।
अब बात करते हैं मल्टीवैरिएट एनालिसिस की। मल्टीवैरिएट एनालिसिस में दो से ज्यादा वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ किया जाता है। इसका यूज टैब होता है जब किसी प्रॉब्लम पर मल्टीपल फैक्टर्स का इम्पैक्ट समझना हो। एग्जाम्पल के लिए प्राइस, इनकम और एडवर्टाइजिंग का डिमांड पर क्या इम्पैक्ट है। यानी डिमांड सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बल्कि कई वेरिएबल्स के कंबाइंड इफेक्ट से चेंज होती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट एनालिसिस सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब समझते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना ताकि उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए। इसमें जनरली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। एवरेज वैल्यू क्या है, डेटा कितना स्प्रेड है और डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। यूनिवेरिएट एनालिसिस के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे डेटा को स्टैटिस्टिकल मेजर्स से समराइज करना, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, अनयूजुअल वैल्यूज या आउटलियर्स आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर एनालिसिस के लिए बेस क्रिएट करना। यूनिवेरिएट एनालिसिस में कुछ कॉमन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज की जाती है। सबसे पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मीन, मीडियन और मोड इंक्लूड होते हैं। मीन डेटा का एवरेज वैल्यू बताता है। मीडियन ऑर्डर्ड डेटा का मिडल वैल्यू होता है और मोड सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो डेटा के स्प्रेड को बताता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है रेंज, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस का मतलब होता है मीन से डेविएशंस के स्क्वेयर्स का एवरेज। सिंपल वर्ड्स में वेरिएंस बताता है कि डेटा वैल्यूज एवरेज से कितनी दूर है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ये स्टैटिस्टिकल मेजर बताता है कि डेटा वैल्यूज मीन के अराउंड कितनी स्प्रेड या वेरिएबिलिटी शो करती है। फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे CV भी कहा जाता है। ये डिस्पर्शन का रिलेटिव मेजर है और इसका यूज डिफरेंट डेटा सीरीज की कंसिस्टेंसी कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इन तीनों मेजर्स की हेल्प से रिसर्चर्स ये समझ पाते हैं कि डेटा वैल्यूज एवरेज के अराउंड कितनी वाइडली स्प्रेड है। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स इन यूनिवेरिएट एनालिसिस की। डेटा को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, यानी वैल्यूज कितनी बार अपीयर हो रही है। दूसरा है बार चार्ट। बार चार्ट कैटेगोरिकल डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तीसरा है पाई चार्ट। पाई चार्ट डेटा को डिफरेंट प्रपोर्शंस या परसेंटेजेस के फॉर्म में दिखता है। और एक और ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को शो करता है। अब आते हैं यूनिवेरिएट टेस्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पर। यूनिवेरिएट टेस्ट्स का यूज टैब होता है जब रिसर्चर चेक करना चाहता है कि सैंपल का रिजल्ट पॉपुलेशन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। यानी ऑब्जर्व्ड डिफरेंस सिर्फ चांस की वजह से है या एक्चुअली रियल डिफरेंस है। इस कैटेगरी का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट का मेन पर्पस होता है सैंपल मीन की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो और सैंपल साइज लार्ज हो, यानी n ग्रेटर दैन 30। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिसर्चर चेक करना चाहे कि एवरेज कस्टमर स्पेंडिंग 1000 रुपीज से डिफरेंट है या नहीं, तो जेड टेस्ट यूज किया जा सकता है।
अब बात करते हैं टी टेस्ट की। टी टेस्ट का यूज टैब किया जाता है जब सैंपल साइज छोटा हो, यानी n लेस दैन 30। इस टेस्ट का मेन पर्पस होता है सैंपल मीन की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर रिसर्चर चेक करना चाहे कि एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी से डिफरेंट है या नहीं, तो टी टेस्ट यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला T इक्वल्स ब्रैकेट x बार माइनस म्यू ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n ब्रैकेट। यहाँ x बार सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करता है, म्यू पॉपुलेशन मीन होता है, s सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और n सैंपल साइज को शो करता है। अब बात करते हैं क स्क्वेयर टेस्ट, जिसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट का मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से मैच करती है या नहीं। ये टेस्ट जनरली कैटेगोरिकल डेटा पर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर रिसर्चर चेक करना चाहे कि कंज्यूमर्स की ब्रांड प्रेफरेंस एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो क स्क्वेयर टेस्ट यूज होता है। इसका फॉर्मूला में क स्क्वेयर इक्वल्स सिग्मा ब्रैकेट ओ माइनस ई ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ई। यहाँ ओ का मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और ए का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं वन वे अनोवा की। अनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका यूज टैब होता है जब रिसर्चर टीम या उससे ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए 3 डिफरेंट मार्केटिंग रीजन्स की एवरेज सेल्स परफॉर्मेंस कंपेयर करना। अब लास्ट में आते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस पर। बाइवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एग्जामिन करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये समझना कि दोनों वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन है या नहीं और रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजिंग और सेल्स के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करना। बाइवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये समझना कि क्या दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है और रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस रिसर्च में बाइवेरिएट एनालिसिस बहुत यूजफुल होता है। इसकी हेल्प से रिसर्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, जैसे क्या एडवर्टाइजिंग से सेल्स इंक्रीज होती है, क्या एजुकेशन और इनकम के बीच कोई रिलेशनशिप है, क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। इन सब सिचुएशंस में रिसर्चर 2 वेरिएबल्स के बीच कनेक्शन को एनालाइज करता है, जिसे हम बाइवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं बाइवेरिएट टेस्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की। ये टेस्ट्स ये चेक करते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप ऑब्जर्व हुआ है क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या सिर्फ चांस की वजह से है। इस कैटेगरी का एक इम्पोर्टेंट मेथड है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करना। सबसे फेमस मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला R इक्वल्स सिग्मा ब्रैकेट x माइनस x बार ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट y माइनस y बार ब्रैकेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ब्रैकेट x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ब्रैकेट y माइनस y बार ब्रैकेट स्क्वायर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। अगर R +1 हो तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर R 0 हो तो कोई रिलेशनशिप नहीं होता और अगर R -1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप होता है।
एग्जाम्पल के लिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल्स रेवेन्यू के बीच रिलेशनशिप को कोरिलेशन से मेजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। रिग्रेशन एनालिसिस का यूज दो वेरिएबल्स के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करने और प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें पता हो कि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम दूसरे वेरिएबल का फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के बेसिस पर सेल्स प्रिडिक्ट करना रिग्रेशन एनालिसिस का कॉमन यूज है। अब आते हैं ची-स्क्वेर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पर। ये टेस्ट यूज होता है ये चेक करने के लिए कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है या उनके बीच रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल के लिए जेंडर और प्रोडक्ट प्रेफरेंस का रिलेशनशिप, एजुकेशन लेवल और ब्रांड चॉइस का रिलेशनशिप। अगर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है तो इसका मतलब है वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। ये टेस्ट दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मेल और फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कंपेयर करना, ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कंपेयर करना। इस टेस्ट की हेल्प से रिसर्चर ये पता लगा सकता है कि ग्रुप्स के बीच डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब लास्ट में समझते हैं यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट एनालिसिस के बीच डिफरेंस। यूनिवेरिएट एनालिसिस में सिर्फ एक वेरिएबल का एनालिसिस होता है जिसका पर्पस होता है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना। इसमें मेथड्स जैसे मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किए जाते हैं। वही बाइवेरिएट एनालिसिस में दो वेरिएबल्स का एनालिसिस होता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है उनके बीच रिलेशनशिप को एग्जामिन करना। इसमें टेक्निक्स जैसे कोरिलेशन और रिग्रेशन यूज की जाती है। सिंपल वर्ड्स में यूनिवेरिएट एनालिसिस डेटा को डिस्क्राइब करता है जबकि बाइवेरिएट एनालिसिस वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बिजनेस रिसर्च को साइंटिफिक और रिलायबल बनती है। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की इंपॉर्टेंस की बिजनेस रिसर्च में। बिजनेस वर्ल्ड में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डेटा को समझने में हेल्प करता है। मार्केटिंग रिसर्च में कंपनीज इस एनालिसिस का यूज करती है ताकि वो कस्टमर प्रेफरेंसेस और बिहेवियर को समझ सकें, जैसे कस्टमर्स को कौन सा प्रोडक्ट पसंद है और क्यों। फाइनेंशियल एनालिसिस में ये टेक्निक प्रॉफिट ट्रेंड्स और कॉस्ट पैटर्न्स को स्टडी करने में हेल्प करती है जिसे कंपनीज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर बना सकती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और जॉब सैटिस्फैक्शन का एनालिसिस किया जाता है। इसे मैनेजमेंट को पता चलता है कि एम्प्लॉयज कितने मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव है। इसी तरह सेल्स फोरकास्टिंग में पास्ट डेटा का एनालिसिस करके कंपनीज फ्यूचर डिमांड और रेवेन्यू प्रिडिक्ट करती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बिजनेस रिसर्च में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यूनिवेरिएट एनालिसिस एक सिंगल वेरिएबल को समझने में हेल्प करता है जबकि बाइवेरिएट एनालिसिस दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। और जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं तो हमें ये कंफर्म करने में हेल्प मिलती है कि जो रिजल्ट्स सैंपल से मिले हैं वो पूरी पॉपुलेशन के लिए रिलायबल है या नहीं। इसी वजह से ये टूल्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं रिसर्च रिपोर्ट प्रिपरेशन पर। रिसर्च रिपोर्ट प्रिपरेशन रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेप होता है। इस स्टेज पर रिसर्चर अपने फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स को ऑडियंस तक क्लियरली और लॉजिकली प्रेजेंट करता है।
ये स्टेप टैब आता है जब प्रॉब्लम डिफाइन हो चुकी होती है, रिसर्च डिजाइन बन चुका होता है, डेटा कलेक्ट और एनालाइज हो चुका होता है। रिसर्च रिपोर्ट का मेन पर्पस है रिसर्च रिजल्ट्स को क्लियर, एक्यूरेट और लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना। अब बात करते हैं फाइनल रिसर्च रिपोर्ट की। फाइनल रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिसर्चर क्लियरली बताता है कि रिसर्च में क्या काम किया गया और क्या रिजल्ट्स आए। ये रिसर्च प्रोसेस का फाइनल आउटकम होता है। अब समझते हैं रिसर्च प्रपोजल। ये एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है जो रिसर्च स्टार्ट होने से पहले बनाया जाता है। इसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यानी रिसर्च के गोल्स बताए जाते हैं। स्कोप ऑफ स्टडी रिसर्च की बाउंड्रीज और एरिया को डिफाइन करता है। रिसर्च डिजाइन रिसर्च का ओवरऑल प्लान होता है। इसके बाद डेटा कलेक्शन मेथड्स मेंशन किए जाते हैं, जैसे सर्वे, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज। टूल्स ऑफ एनालिसिस बताते हैं कि डेटा एनालाइज करने के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होंगी। प्रपोजल में बजट, टाइम स्केड्यूल और रिसर्च की लिमिटेशंस भी इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं गुड रिपोर्ट राइटिंग रिक्वायरमेंट्स की। एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट क्लियर, एक्यूरेट, कंप्लीट, कॉन्साइज और लॉजिकल होना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन इजीली समझ आए और प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट हो। रिसर्च रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये रिसर्च का परमानेंट रिकॉर्ड होता है और इसी से रिसर्च की क्वालिटी जज की जाती है। मैनेजर्स इसी रिपोर्ट के बेसिस पर बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। ये फ्यूचर रिसर्च के लिए रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है और रिसर्चर की प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए रिसर्च में सिर्फ डेटा एनालिसिस ही नहीं, इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट्स को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। इसमें रिपोर्ट्स का टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट होता है। डेली रिपोर्ट हर दिन प्रिपेयर होती है। वीकली रिपोर्ट हर वीक बनाई जाती है। मंथली रिपोर्ट हर महीने बनाई जाती है, जबकि क्वार्टरली रिपोर्ट हर 3 महीने में प्रिपेयर होती है। एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार बनाई जाती है। और स्पेशल रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक असाइनमेंट या स्पेशल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर की जाती है। दूसरा क्लासिफिकेशन है फंक्शन के बेसिस पर। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स प्रोवाइड करती है, बिना किसी एनालिसिस के। एग्जामिनेशन रिपोर्ट फैक्ट्स और एनालिसिस प्रेजेंट करती है, लेकिन रिकमेंडेशंस नहीं देती। जबकि एनालिटिकल रिपोर्ट में फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस सब इंक्लूड होते हैं। तीसरा है फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर। शॉर्ट रिपोर्ट्स छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे लेटर्स, मेमोरेंडम्स या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। जबकि लॉन्ग रिपोर्ट्स डिटेल्ड और एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती है, जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होता है। चौथा क्लासिफिकेशन है रिलेशनशिप के बेसिस पर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिपेयर होती है। प्रोफेशनल रिपोर्ट एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स प्रिपेयर करते हैं। और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिक यूज के लिए पब्लिश करती है। पांचवा है फॉर्मेलिटी के बेसिस पर। फॉर्मल रिपोर्ट्स ऑफिशियल पर्पस के लिए प्रिपेयर होती है, जबकि इनफॉर्मल रिपोर्ट्स इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेसिस पर। प्राइवेट रिपोर्ट्स बिजनेस फर्म्स प्रिपेयर करती है। पब्लिक रिपोर्ट्स गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स इंडिविजुअल रिसर्चर्स प्रिपेयर करते हैं।
अब हम इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के गाइडलाइंस और रिसर्च रिपोर्ट के लेआउट को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिकॉशंस या गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि रिसर्चर को फैक्ट्स प्रेजेंट करते वक्त पर्सनल बायस या ओपिनियन अवॉइड करना चाहिए। दूसरी गाइडलाइन है एक्यूरेसी, यानी डेटा और इंटरप्रिटेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। तीसरी है कंप्लीटनेस। रिपोर्ट में रिसर्च से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट के लिए प्रॉपर आउटलाइन भी जरूरी है, जिसमें इंफॉर्मेशन लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज्ड हो। साथ ही क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए ताकि रीडर्स इजीली समझ सकें। रिपोर्ट कंसाइज भी होनी चाहिए, यानी अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करनी चाहिए। अप्रोप्रिएट स्टाइल का मतलब है रिपोर्ट में फॉर्मल और इम्पर्सनल लैंग्वेज यूज करना। और सेलेक्टिविटी का मतलब है कि सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही रिपोर्ट में इंक्लूड की जाए। कुछ एडिशनल टिप्स भी इंपॉर्टेंट है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल्स, चार्ट्स और डायग्राम्स का उसे करना चाहिए। रिपोर्ट लिखते वक्त टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखना चाहिए और आइडियली रिसर्चर को खुद ही रिपोर्ट लिखनी चाहिए। अब बात करते हैं लेआउट ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट की। रिसर्च रिपोर्ट का कोई सिंगल फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर रिसर्चर, क्लाइंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होने के बाद रिसर्चर स्टडी कंडक्ट करता है, डेटा एनालाइज करता है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है और फाइनली रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। जनरली एक रिसर्च रिपोर्ट में 3 मेन सेक्शंस होते हैं: प्रीलिमिनरी सेक्शन, मेन बॉडी और एंड सेक्शन। रिसर्च रिपोर्ट का प्रीलिमिनरी सेक्शन रिपोर्ट का स्टार्टिंग पार्ट होता है। इसका मेन पर्पस रीडर्स को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना होता है ताकि वो मेन कंटेंट पढ़ने से पहले रिसर्च का पर्पस और स्ट्रक्चर समझ सकें। इस सेक्शन का सबसे पहला पार्ट होता है टाइटल पेज या कवर पेज। टाइटल पेज में रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल, रिसर्चर या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम और जिस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है उसका नाम। इसके साथ ही डेट ऑफ सबमिशन और प्लेस जहां रिपोर्ट प्रिपेयर की गई वो भी मेंशन किया जाता है। टाइटल पेज को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट की सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो। प्रीलिमिनरी सेक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये रिपोर्ट के कंटेंट्स की सिस्टमैटिक लिस्ट होती है जिसमें हेडिंग्स और उनके पेज नंबर्स दिए होते हैं। अगर रिपोर्ट शॉर्ट है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में सिर्फ मेजर हेडिंग्स इंक्लूड होती है, लेकिन अगर रिपोर्ट लॉन्ग है तो डिटेल्ड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी मेंशन की जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जनरली 3 चीजें इंक्लूड होती है। पहली मेन पार्ट्स, जिसमें रिपोर्ट के चैप्टर्स और सेक्शंस पेज नंबर्स के साथ लिस्टेड होते हैं। दूसरी होती है लिस्ट ऑफ टेबल्स, जिसमें रिपोर्ट में यूज हुई सारी स्टैटिस्टिकल टेबल्स और उनके पेज नंबर्स दिए जाते हैं। और तीसरी होती है लिस्ट ऑफ फिगर्स या चार्ट्स, जिसमें ग्राफ्स, डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस के पेज नंबर्स मेंशन किए जाते हैं। इस तरह प्रीलिमिनरी सेक्शन रीडर्स को रिपोर्ट समझने के लिए एक क्लियर ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद कुछ और लिस्ट्स भी इंक्लूड की जाती हैं, जैसे लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, जिसमें रिपोर्ट के एंड में दिए गए अपेंडिसेस की लिस्ट होती है। अपेंडिसेस में यूजुअली एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद लिस्ट ऑफ एग्जिबिट्स भी दी जा सकती है।
इसमें स्पेशल एग्जिबिट्स या सपोर्टिंग मटेरियल्स की लिस्ट होती है जो रिसर्च को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। प्रीलिमिनरी सेक्शन का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रीडर को रिसर्च प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करता है। इसमें जनरली रिसर्च प्रॉब्लम का बैकग्राउंड, प्रॉब्लम कैसे और कब अराइज हुआ और रिसर्च टॉपिक की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की जाती है। इस सेक्शन में प्रॉब्लम के डिफरेंट डायमेंशंस और कभी-कभी प्रीवियस स्टडीज का रेफरेंस भी दिया जाता है। कुछ केसेस में रिसर्चर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी यही दिया जाता है। अगला पार्ट है प्रेफस। प्रेफस रिसर्च रिपोर्ट का जनरल इंट्रोडक्शन होता है। इसमें रिसर्च टॉपिक का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, स्टडी की इंपॉर्टेंस और रिपोर्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिया जाता है। प्रेफस में यूजुअली चैप्टराइजेशन स्कीम भी एक्सप्लेन की जाती है, यानी रिपोर्ट के हर चैप्टर में क्या कंटेंट है उसका शॉर्ट आइडिया दिया जाता है। और लास्ट में आता है एक्नॉलेजमेंट। इस सेक्शन में रिसर्चर उन सब लोगों का थैंक यू एक्सप्रेस करता है जिन्होंने रिसर्च कंप्लीट करने में हेल्प की, जैसे टीचर्स, गाइड्स, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस। अब बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की कंटिन्यूएशन की। इस सेक्शन में रिसर्चर उन सब लोगों का थैंक यू एक्सप्रेस करता है जिन्होंने रिसर्च कंप्लीट करने में हेल्प की। इसमें यूजुअली रिसर्च गाइड्स या सुपरवाइजर्स, इंस्टीट्यूशंस, स्पॉन्सर्स, रिस्पोंडेंट्स और फ्रेंड्स या कोलीग्स का मेंशन होता है। एक्नॉलेजमेंट के एंड में रिसर्चर अपनी सिग्नेचर, प्लेस और डेट भी ऐड करता है। कभी कभी प्रेफस और एक्नॉलेजमेंट को एक हाई सेक्शन में कंबाइन भी कर दिया जाता है। इसके बाद आता है लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन। ये लेटर यूजुअली क्लाइंट या स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च स्टार्ट होने से पहले इशू करती है। इसका पर्पस रिसर्चर को ऑफिशियली रिसर्च कंडक्ट करने की परमिशन देना होता है। इस लेटर में रिसर्चर को रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करने, स्टडी का स्कोप डिफाइन करने और डेटा कलेक्शन और एनालिसिस प्रोसीड करने की अथॉरिटी दी जाती है। इसे ये भी कंफर्म होता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट स्पॉन्सर द्वारा अप्रूव हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है लेटर ऑफ ट्रांसमिटल। ये लेटर रिसर्चर टैब लिखता है जब फाइनल रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करता है। इसमें जनरली मेंशन होता है कि रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो वर्क सबमिट किया गया है वो ओरिजिनल और सैटिस्फैक्ट्री है। इस लेटर में रिसर्च प्रोजेक्ट का शॉर्ट रेफरेंस भी दिया जाता है और ये स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस किया जाता है। इन सब सेक्शंस के बाद स्टार्ट होता है रिसर्च रिपोर्ट का मेन बॉडी। ये रिपोर्ट का कोर पार्ट होता है जिसमें एक्चुअल रिसर्च वर्क, डेटा एनालिसिस और फाइंडिंग्स प्रेजेंट की जाती हैं। यही सेक्शन रिसर्च रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड पार्ट होता है। अब हम रिसर्च रिपोर्ट के मेन बॉडी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को समझेंगे। मेन बॉडी का पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रिसर्च स्टडी का बैकग्राउंड और ओरिजिन एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम का बैकग्राउंड, स्टडी की इंपॉर्टेंस और रिसर्च प्रॉब्लम का क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। इस सेक्शन में स्कोप ऑफ द स्टडी यानी रिसर्च की बाउंड्रीज और रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन भी इंक्लूड होता है। अगर रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलप किए गए हैं तो उनका मेंशन भी यही होता है। इंट्रोडक्शन रीडर को रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट और पर्पस समझने में हेल्प करता है। अगला सेक्शन होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें रिसर्चर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस स्टडीज और रिसर्च वर्क का सिस्टमैटिक रिव्यू करता है। इसका पर्पस होता है फील्ड में ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी है उसको समझना। इस सेक्शन से इंपॉर्टेंट थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और रिसर्चर को रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है।
इसी से करंट स्टडी की नीड जस्टिफाई होती है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। इस सेक्शन में रिसर्च के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बताए जाते हैं, यानी रिसर्च का गोल क्या है और रिसर्चर क्या अचीव करना चाहता है। अगर रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व है तो रिसर्च हाइपोथेसिस भी यही मेंशन किए जाते हैं। अगर स्टडी किसी पेड रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट है तो वो भी स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है रिसर्च मेथडोलॉजी। इस पार्ट में रिसर्चर एक्सप्लेन करता है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की गई, यानी डेटा कलेक्शन, मेथड्स और ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस क्या था। रिसर्च रिपोर्ट में मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की गई और कौन कौन से प्रोसीजर्स, टेक्निक्स और मेथड्स यूज किए गए। सबसे पहला पार्ट होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। इसके लिए रिसर्चर कभी कभी डिसीजन मेकर्स से डिस्कशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से कंसल्टेशन और रिसर्च प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स का एनालिसिस करता है। साथ ही रिसर्च का मेन पर्पस भी यही एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद आता है अप्रोच टू द प्रॉब्लम। इस पार्ट में रिसर्चर बताता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओवरऑल अप्रोच क्या अडॉप्ट की गई। इसमें यूजुअली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एनालिटिकल मॉडल, रिसर्च क्वेश्चंस और अगर जरूरी हो तो हाइपोथेसिस भी इंक्लूड किए जाते हैं। इस सेक्शन में अन फैक्टर्स का भी मेंशन होता है जो रिसर्च डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रिसर्च डिजाइन। ये रिसर्च स्टडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट होता है। इसमें बताया जाता है कि रिसर्च एक्सप्लोरेटोरी, डिस्क्रिप्टिव या कॉजल डिजाइन में से कौन सा डिजाइन यूज किया गया। साथ ही रिसर्चर एक्सप्लेन करता है कि इस डिजाइन को क्यों चूज किया गया और स्टडी के लिए उसके क्या एडवांटेजेस है। और लास्ट में आता है डेटा कलेक्शन मेथड्स। इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया जाता है कि रिसर्च के लिए डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, जैसे सर्वेस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस या क्वेश्चनेयर्स के थ्रू। अब आते हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स। इस सेक्शन में बताया जाता है कि रिसर्च के लिए कौन सा डेटा यूज किया गया, यानी प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। रिसर्चर एक्सप्लेन करता है कि डेटा सर्वे, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया गया। साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये मेथड क्यों चूज किया गया। अगर क्वेश्चनेयर यूज हुआ हो तो उसकी कॉपी अपेंडिक्स में इंक्लूड की जाती है। अगला पार्ट है सैंपलिंग। सैंपलिंग में बताया जाता है कि रिस्पोंडेंट्स का सिलेक्शन कैसे किया गया। इसमें पॉपुलेशन या यूनिवर्स, सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग डिजाइन, सैंपलिंग मेथड और सैंपल साइज एक्सप्लेन किए जाते हैं। रिसर्चर ये भी मेंशन करता है कि रिस्पोंडेंट्स से कांटेक्ट करते वक्त क्या डिफिकल्टीज फेस हुई। अगर स्टडी मल्टीपल लोकेशंस पार हुई है तो टेबल्स या मैप्स के थ्रू सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया जा सकता है। उसके बाद आता है फील्ड वर्क सेक्शन। इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि डेटा प्रैक्टिकली कैसे कलेक्ट किया गया। इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की नंबर, उनकी ट्रेनिंग और सुपरविजन और क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर करने के मेथड्स बताए जाते हैं। डेटा कलेक्शन के दौरान कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, जैसे रिस्पोंडेंट्स का नॉन कोऑपरेशन, रिस्पोंडेंट बायस या इंटरव्यूअर बायस। इसलिए रिसर्चर को ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि इन एरर्स को कंट्रोल कैसे किया गया। अब आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस सेक्शन में रिसर्चर एक्सप्लेन करता है कि डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज की गई। कॉमन टेक्निक्स में परसेंटेजेस, एवरेजेस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन और रिग्रेशन जैसे मेथड्स इंक्लूड होते हैं। कभी कभी एडवांस्ड टेक्निक्स भी यूज होती है, जैसे मल्टीपल रिग्रेशन,
फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इन सब टेक्निक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि रीडर्स इजीली समझ सकें। उसके बाद आता है लिमिटेशंस सेक्शन। हर रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। ये लिमिटेशंस टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, बजट लिमिटेशंस या ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकती है। एक गुड रिसर्चर इन लिमिटेशंस को क्लियरली मेंशन करता है ताकि रीडर्स रिजल्ट्स को सही कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। इस पार्ट में रिसर्च स्टडी के मेजर फाइंडिंग्स प्रेजेंट किए जाते हैं। रिजल्ट्स को यूजुअली टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की हेल्प से प्रेजेंट किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो। हर टेबल या चार्ट के बाद रिसर्चर शॉर्ट इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन भी देता है जिसे रीडर्स को रिजल्ट्स का मीनिंग समझ आए। इसी तरह ये सेक्शंस रिसर्च रिपोर्ट को क्लियर, एनालिटिकल और मीनिंगफुल बनते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स की कंटिन्यूएशन की। इस सेक्शन में सिर्फ वही रिजल्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अननेसेसरी रिजल्ट्स को अवॉइड किया जाता है ताकि रिपोर्ट क्लियर और फोकस्ड रहे। उसके बाद आता है कंक्लूजन्स सेक्शन। यहाँ रिसर्चर रिसर्च के मेन आउटकम्स को समराइज करता है। कंक्लूजन्स हमेशा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स से डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए और रिसर्च फाइंडिंग्स को क्लियरली इंटरप्रेट करने चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्टिव को डेटा की कमी की वजह से अचीव नहीं किया जा सका तो उसका रीजन भी यही एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस। रिसर्च फाइंडिंग्स के बेसिस पर रिसर्चर डिसीजन मेकर्स को प्रैक्टिकल सजेशंस देता है। रिकमेंडेशंस प्रैक्टिकल, फीजिबल और रियलिस्टिक होनी चाहिए ताकि मैनेजर्स उन्हें एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकें। आइडियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल सजेशंस अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद आता है एंड सेक्शन। ये रिपोर्ट का लास्ट पार्ट होता है जिसमें सपोर्टिंग मटेरियल्स इंक्लूड किए जाते हैं जो मेन बॉडी में डिटेल में नहीं दिए जाते। एंड सेक्शन का पहला पार्ट होता है समरी या एब्स्ट्रैक्ट। ये पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का शॉर्ट ओवरव्यू देता है। इसमें जनरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस का ब्रीफ समरी दिया जाता है। इस तरह समरी रीडर्स को पूरी रिसर्च का क्विक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं समरी या एब्स्ट्रैक्ट की। ये सेक्शन रीडर्स को पूरी रिसर्च का क्विक ओवरव्यू देता है ताकि वो जल्दी से समझ सकें कि स्टडी का मेन पर्पस और रिजल्ट्स क्या है। इसके बाद आता है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में वो एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है जो मेन रिपोर्ट में डिटेल में देना पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल्स में डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल टेबल्स, क्वेश्चनेयर्स, टेक्निकल नोट्स, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के इंस्ट्रक्शंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। अपेंडिसेस का पर्पस ये होता है कि मेन रिपोर्ट क्लियर और सिंपल रहे, लेकिन जो रीडर्स डिटेल में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं उन्हें भी कंप्लीट डेटा मिल सके। लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में रिसर्चर अन सब सोर्सेज की लिस्ट देता है जो रिसर्च के दौरान यूज किए गए। इसमें जनरली बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और अदर पब्लिकेशंस इंक्लूड होते हैं। हर रेफरेंस में यूजुअली ऑथर का नाम, बुक या आर्टिकल का टाइटल, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और कभी-कभी पेज नंबर्स भी मेंशन किए जाते हैं। बिब्लियोग्राफी का एक और बेनिफिट ये है कि फ्यूचर रिसर्चर्स भी इन सोर्सेज को इजीली लोकेट कर सकते हैं और अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं। इसी तरह एंड सेक्शन रिसर्च रिपोर्ट को कंप्लीट और वेल डॉक्यूमेंटेड बनाता है। मैकेनिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग।
रिसर्च रिपोर्ट लिखते वक्त राइटिंग स्टाइल कभी कभी टेक्निकल और डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और कन्वेंशंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि रिपोर्ट क्लियर, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल और एकेडमिकली एक्सेप्टेबल हो। मैकेनिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग मेनली फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन स्टाइल, रेफरेंसेस, लैंग्वेज और इलस्ट्रेशंस से रिलेटेड होता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट की। रिसर्च रिपोर्ट जनरली व्हाइट A4 साइज पेपर पर प्रिपेयर की जाती है। पेज के हर साइड पर लगभग 1 इंच मार्जिन छोड़ा जाता है। टेक्स्ट को यूजुअली डबल स्पेसिंग में लिखा जाता है ताकि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो। कॉमनली टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट 12 पॉइंट साइज यूज किया जाता है। टेक्स्ट को जनरली बोथ साइड्स से जस्टिफाइड रखा जाता है। रिपोर्ट का टाइटल सेंटर में लिखा जाता है और मेजर वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में होते हैं। हर पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड थोड़ा लेफ्ट मार्जिन से इंडेंटेड होता है। ये फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट को नीट, प्रोफेशनल और इजी टू रीड बनते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की। रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त प्रॉपर रिसर्च प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंक्लूड होते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन। इन स्टेप्स को सिस्टमैटिकली फॉलो करने से रिसर्च रिपोर्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड और रिलायबल बन जाता है। जब रिसर्चर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जैसे स्टेप्स सिस्टमैटिकली फॉलो करता है, तब रिपोर्ट रिसर्च स्टडी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेआउट ऑफ द रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का लेआउट रिसर्च की नेचर और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लेआउट रीडर्स को रिसर्च स्ट्रक्चर समझने, आर्ग्यूमेंट्स इजीली फॉलो करने और इंफॉर्मेशन क्विकली लोकेट करने में हेल्प करता है। इसलिए रिपोर्ट जनरली स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करती है: प्रीलिमिनरी सेक्शन, मेन बॉडी और एंड सेक्शन। अब बात करते हैं कोटेशंस इन रिपोर्ट राइटिंग की। कोटेशंस टैब यूज की जाती है जब रिसर्चर किसी दूसरे ऑथर के एग्जैक्ट वर्ड्स इंक्लूड करता है। डायरेक्ट कोटेशन को हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। अगर कोटेशन के अंदर भी कोटेशन हो तो सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज किए जाते हैं। जब रिसर्चर किसी आइडिया को अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करता है तो उससे इनडायरेक्ट कोटेशन कहते हैं और उसमें कोटेशन मार्क्स यूज नहीं होते। कोटेशंस को जनरली डबल स्पेसिंग में लिखा जाता है और उन्हें सिर्फ जरूरत होने पर ही यूज करना चाहिए ताकि आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फुटनोट्स। फुटनोट्स का यूज एडिशनल एक्सप्लेनेशंस या रेफरेंसेस देने के लिए किया जाता है जो मेन टेक्स्ट में इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता। इसी तरह ये रूल्स रिसर्च रिपोर्ट को क्लियर, एकेडमिक और प्रोफेशनल बनते हैं। अब बात करते हैं फुटनोट्स की। फुटनोट्स का यूज रिसर्च रिपोर्ट में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या रेफरेंसेस देने के लिए किया जाता है बिना मेन टेक्स्ट को डिस्टर्ब किए। फुटनोट्स यूजुअली पेज के बॉटम पर अपीयर होते हैं और में टेक्स्ट से एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट किए जाते हैं। इन्हें जनरली कॉन्जिक्यूटिव नंबरिंग दी जाती है, जैसे 1, 2, 3, और ये नंबरिंग हर चैप्टर में दोबारा स्टार्ट हो सकती है। फुटनोट्स नॉर्मली सिंगल स्पेसिंग में लिखे जाते हैं। इस तरह फुटनोट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिना रिपोर्ट के में फ्लो को ब्रेक किए। अब बात करते हैं पंक्चुएशन एंड अब्रीविएशंस की। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में करेक्ट पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद यूज होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस के लिए यूज होता है।
कॉमा क्लॉजेस और लिस्ट आइटम्स को सेपरेट करता है। सेमीकोलन विंकिंग स्माइली क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस को सेपरेट करता है। इसी तरह अपॉस्ट्रफी पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन डीन के लिए, डैश एम्फसिस के लिए और इलिप्सिस कोटेशन में कुछ वर्ड्स ओमिट होने को शो करता है। रिसर्च राइटिंग में अब्रीविएशंस भी कॉमनली यूज होते हैं ताकि रेपिटेशन अवॉइड हो, जैसे एड, एडिटर और एडिशन, एटल एंड अदर्स, एटसेट्रा एंड सो फोर्थ, आई दैट इज ई.जी. फॉर एग्जाम्पल, और वर्सेस, वर्सेस। ये पंक्चुएशन और अब्रीविएशंस रिसर्च रिपोर्ट को क्लियर, कॉन्साइस और प्रोफेशनल बनते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की। रिसर्च रिपोर्ट में स्टैटिस्टिकल डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करना बहुत यूजफुल होता है क्योंकि इसे इंफॉर्मेशन इजीली समझ आती है। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए टेबल्स, बार चार्ट्स, ग्राफ्स, लाइन चार्ट्स और फिगर्स का यूज किया जाता है। टेबल्स न्यूमेरिकल डेटा को सिस्टमैटिक वे में शो करती है। बार चार्ट्स डिफरेंट कैटेगोरीज के क्वांटिटीज कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। ग्राफ्स और लाइन चार्ट्स ट्रेंड्स और टाइम के साथ चेंजेस को शो करते हैं। इलस्ट्रेशंस प्रेजेंट करते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। टेबल्स को टेबल और फिगर्स को फिगर के नाम से अराबिक नंबर्स के साथ लेबल किया जाता है। हर इलस्ट्रेशन का क्लियर टाइटल या कैप्शन होना चाहिए और यूज रिलेटेड टेक्स्ट के पास प्लेस करना चाहिए। साथ ही इलस्ट्रेशंस नीट, अट्रैक्टिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। अगला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट। रिसर्च रिपोर्ट एक ही बार में परफेक्ट नहीं बनती बल्कि मल्टीपल ड्राफ्ट्स से इंप्रूव होती है। फर्स्ट ड्राफ्ट में रिसर्चर मेनली फैक्ट्स और फाइंडिंग्स प्रेजेंट करता है। सेकेंड ड्राफ्ट में लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग इंप्रूव की जाती है। और फाइनल ड्राफ्ट में फिनिशिंग टचेस, रेफरेंसेस, वेरिफिकेशन और प्रेजेंटेशन को फाइनल शेप दिया जाता है। फाइनल रिपोर्ट कंसाइज, ऑब्जेक्टिव, सिंपल लैंग्वेज में और ओरिजिनल होनी चाहिए। लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, जिसमें रिसर्चर अन सब सोर्सेस की लिस्ट देता है जो रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करने में यूज किए गए। इसी तरह प्रॉपर प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग से रिसर्च रिपोर्ट प्रोफेशनल और इफेक्टिव बन जाता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एफर्ट्स को प्लीज इग्नोर मत कीजिए, बस सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस की। रिसर्च रिपोर्ट में रेफरेंसेस इंक्लूड करने का मेन पर्पस होता है प्रीवियस रिसर्चर्स को क्रेडिट देना, रिसर्च का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और रीडर्स को ओरिजिनल सोर्सेज लोकेट करने में हेल्प करना। एक इम्पोर्टेंट रूल ये है कि सिर्फ वही रेफरेंसेस इंक्लूड किए जाएं जो एक्चुअली रिसर्च रिपोर्ट में यूज किए गए हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स रिपोर्ट के एंड में दिया जाता है और ये रीडर्स को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जल्दी फाइंड करने में हेल्प करता है। इंडेक्स में यूजुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टर्म्स और ऑथर्स के नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं। साथ ही उनके पेज नंबर्स भी मेंशन होते हैं जहां वो रिपोर्ट में अपीयर होते हैं। इंडेक्स के दो कॉमन टाइप्स होते हैं। सब्जेक्ट इंडेक्स, जिसमें रिपोर्ट में डिस्कस किए गए टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स लिस्ट होते हैं, और ऑथर इंडेक्स, जिसमें रिपोर्ट में रेफर किए गए ऑथर्स के नेम्स इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं एडिशनल राइटिंग रूल्स की। रिसर्च रिपोर्ट जनरली थर्ड पर्सन में लिखी जाती है और पास्ट टेंस का यूज ज्यादा होता है। राइटिंग स्टाइल अक्सर पैसिव वॉइस में होती है। रिपोर्ट के पेज नंबर्स प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए और ग्राफ्स या ड्राइंग्स कंप्यूटर जनरेटेड होने चाहिए, फ्री हैंड नहीं।
इन सब रूल्स को फॉलो करने से रिसर्च रिपोर्ट प्रोफेशनल, क्लियर और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। स्टेप्स इन राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेज होता है। जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है और डेटा एनालाइज हो जाता है, तब रिसर्चर अपने फाइंडिंग्स को रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करता है। एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट क्लियर, लॉजिकल, सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ताकि मैनेजर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स सब आईएससी इजीली समझ सकें। सबसे पहला स्टेप होता है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इस स्टेज में रिसर्चर अपने टॉपिक को लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करता है ताकि आइडियाज क्लियरली समझ आए और रिपोर्ट सिस्टमैटिक बने। सब्जेक्ट मैटर को डेवलप करने के दो कॉमन मेथड्स होते हैं। पहला है लॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन आइडियाज के लॉजिकल रिलेशनशिप और रीजनिंग के बेसिस पर अरेंज होती है। ये रिसर्च रिपोर्ट्स में सबसे कॉमन मेथड है। दूसरा मेथड है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज होती है, यानी इवेंट्स या रिसर्च एक्टिविटीज जिस ऑर्डर में हुई है उसी ऑर्डर में प्रेजेंट की जाती है। अगला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। आउटलाइन रिपोर्ट का फ्रेमवर्क या स्केलेटन होता है। इसे रिसर्चर को पता चलता है कि रिपोर्ट के डिफरेंट सेक्शंस कैसे अरेंज होंगे और कैसे कनेक्टेड होंगे। एक अच्छी आउटलाइन आइडियाज को लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करती है, सेक्शंस के रिलेशनशिप को क्लियर करती है और राइटिंग प्रोसेस को इजी और सिस्टमैटिक बनती है। इसी तरह प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने से रिसर्च रिपोर्ट क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव बन जाता है। आउटलाइन प्रिपेयर करने के बाद अगला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट रिटन वर्जन होता है। इस स्टेज पर रिसर्चर मेनली आइडियाज और रिसर्च फाइंडिंग्स पर फोकस करता है, जबकि ग्रामर और फॉर्मेटिंग इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। रफ ड्राफ्ट लिखने का पर्पस होता है रिपोर्ट का कंप्लीट कंटेंट डेवलप करना। रफ ड्राफ्ट में जनरली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम एक्सप्लेन की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स स्टेट किए जाते हैं और स्टडी का बैकग्राउंड दिया जाता है। ये रीडर्स को रिसर्च टॉपिक का ओवरव्यू देता है। दूसरा पार्ट है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का मेन सेक्शन होता है जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी एक्सप्लेन की जाती है, डेटा एनालिसिस प्रेजेंट होता है और रिसर्च फाइंडिंग्स डिस्कस की जाती हैं। तीसरा पार्ट है कंक्लूजन। इस सेक्शन में रिसर्चर की रिजल्ट्स समराइज करता है, उनकी इंटरप्रिटेशन देता है और रिसर्च के इम्प्लीकेशंस सजेस्ट करता है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है एडिटिंग द रफ ड्राफ्ट। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसी स्टेज पर रिपोर्ट की क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। एडिटिंग के दौरान रिसर्चर आइडियाज की क्लैरिटी, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर, स्पेलिंग और राइटिंग स्टाइल को केयरफुली चेक करता है। इस प्रोसेस में लैंग्वेज एरर्स करेक्ट किए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि रिपोर्ट क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और एरर फ्री हो। इसी तरह एडिटिंग से रिसर्च रिपोर्ट प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी बन जाता है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त यूज किए गए सारे सोर्सेज की लिस्ट दी जाती है। ये सोर्सेज यूजुअली बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकते हैं और इन्हें जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। बिब्लियोग्राफी का इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा होता है। ये ओरिजिनल ऑथर्स को क्रेडिट देता है, रीडर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फ्यूचर रिसर्चर्स को रेलेवेंट सोर्सेज लोकेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट।
ये रिसर्च रिपोर्ट का फाइनल वर्जन होता है जिसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग, टाइपिंग और करेक्ट साइटेशंस और रेफरेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। इसी स्टेज पर रिपोर्ट को फाइनल प्रोफेशनल फॉर्म दिया जाता है। फाइनल ड्राफ्ट लिखते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिपोर्ट राइटिंग फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला है क्लैरिटी। रिपोर्ट की लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए ताकि रीडर्स इजीली समझ सकें। दूसरा है कॉन्साइसनेस, यानी अननेसेसरी रेपिटेशन और लेंथी एक्सप्लेनेशंस अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च रिपोर्ट में फैक्ट्स और फाइंडिंग्स बिना पर्सनल बायस के प्रेजेंट होने चाहिए। और लास्ट प्रिंसिपल है ओरिजिनलिटी। रिसर्च रिपोर्ट रिसर्चर के खुद के वर्क, एनालिसिस और इंसाइट्स को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से रिसर्च रिपोर्ट क्लियर, प्रोफेशनल और इफेक्टिव बन जाता है। अब हम समरी को समझते हैं। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेज होता है। एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लियरली रिटन, ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि रिसर्च फाइंडिंग्स रीडर्स तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो सकें। अब बात करते हैं साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी और एनेक्सर की। रिसर्च रिपोर्ट एकेडमिक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें पूरी रिसर्च स्टडी के फाइंडिंग्स सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किए जाते हैं। जनरली रिसर्च रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जैसे टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट या समरी, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। इनके अलावा रिपोर्ट में एनेक्सर्स या अपेंडिसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं। एनेक्सर्स में वो एडिशनल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है जो मेन रिपोर्ट को सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल्स में डेटा टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स, इमेजेस या इलस्ट्रेशंस, सर्वे क्वेश्चननेयर्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। एनेक्सर्स को केयरफुली और सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि ये रिसर्च फाइंडिंग्स को एविडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह प्रॉपर साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी और एनेक्सर्स रिसर्च रिपोर्ट को कंप्लीट, रिलायबल और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब बात करते हैं साइटेशन की। साइटेशन का मतलब होता है रिसर्च रिपोर्ट में यूज किए गए इंफॉर्मेशन सोर्स को एक्नॉलेज करना। जब भी रिसर्चर किसी दूसरे ऑथर के आइडियाज, फैक्ट्स, डेटा, ओपिनियंस या स्टेटमेंट्स यूज करता है तो उस सोर्स को प्रॉपरली साइट करना जरूरी होता है। साइटेशन का मेन पर्पस होता है ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना, प्लेजियरिज्म से बचना और रिसर्च वर्क को ऑथेंटिक और रिलायबल बनाना। साथ ही साइटेशंस रीडर्स को ओरिजिनल सोर्स लोकेट करने में भी हेल्प करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में साइटेशंस यूजुअली टेक्स्ट के अंदर, फुटनोट्स या एंड नोट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी की। बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट होती है उन सब सोर्सेज की जो रिसर्चर ने रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त रेफर किए होते हैं। इसमें जनरली बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च आर्टिकल्स और अदर पब्लिकेशंस इंक्लूड होते हैं। बिब्लियोग्राफी रिपोर्ट के एंड में दी जाती है और यूजुअली ऑथर के नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है। बिब्लियोग्राफी का इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा होता है। ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एक्नॉलेज करती है, रीडर्स को बैकग्राउंड रीडिंग प्रोवाइड करती है और फ्यूचर रिसर्चर्स को रेलेवेंट लिटरेचर लोकेट करने में हेल्प करती है। इसी तरह साइटेशन और बिब्लियोग्राफी रिसर्च रिपोर्ट को क्रेडिबल और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब समझते हैं साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का डिफरेंस। साइटेशन वो रेफरेंस होता है जो रिसर्च रिपोर्ट के में टेक्स्ट के अंदर दिया जाता है जब रिसर्चर किसी ऑथर के आइडियाज या स्टेटमेंट्स यूज करता है। इसका पर्पस होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का सोर्स एक्नॉलेज करना।
वही बिब्लियोग्राफी रिसर्च रिपोर्ट के एंड में दी जाती है और इसमें रिसर्च के दौरान यूज किए गए सभी सोर्सेज की कंप्लीट लिस्ट होती है। सिंपल वर्ड्स में साइटेशन शॉर्ट रेफरेंस होता है जो टेक्स्ट के अंदर होता है, जबकि बिब्लियोग्राफी डिटेल्ड लिस्ट होती है जो रिपोर्ट के एंड में होती है। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी एंट्रीज के फॉर्मेट की। बिब्लियोग्राफी लिखते वक्त एक स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉलो करना जरूरी होता है ताकि रीडर्स सोर्सेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। बुक्स और पैम्फलेट्स के लिए जनरली ऑर्डर होता है। ऑथर का नेम, लास्ट नेम फर्स्ट। बुक का टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर एपीए स्टाइल यूज किया जाए तो एंट्री इस तरह लिखी जाती है। मिलीग्राम एस 1974। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, न्यूयॉर्क हार्पर रो। और एमएलए स्टाइल में एंट्री कुछ इस तरह होती है। मिलीग्राम स्टैनले, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, न्यूयॉर्क हार्पर रो 1974। इसी तरह बिब्लियोग्राफी का प्रॉपर फॉर्मेट रिसर्च रिपोर्ट को प्रोफेशनल और एकेडमिकली करेक्ट बनाता है। अब बात करते हैं मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट की। अगर रिसर्च रिपोर्ट में मैगजीन या न्यूज़पेपर आर्टिकल यूज किया गया है तो बिब्लियोग्राफी एंट्री एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करती है। इस ऑर्डर में सबसे पहले ऑथर का नाम, लास्ट नेम फर्स्ट लिखा जाता है। उसके बाद आर्टिकल का टाइटल कोटेशन मार्क्स में, फिर मैगजीन या न्यूज़पेपर का नेम जो यूजुअली इटैलिक स्टाइल में होता है। इसके बाद वॉल्यूम और इशू नंबर, पब्लिकेशन डेट और लास्ट में पेज नंबर्स मेंशन किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंट्री कुछ इस तरह हो सकती है। रॉबर्ट द फिफ्थ रूसा, कोपिंग विद शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल मनी फ्लोज, द बैंकर, लंदन, सितंबर 1971, p 995। अब बात करते हैं एनेक्शर या अपेंडिसेस की। एनेक्शर रिसर्च रिपोर्ट के एंड में अटैच किए गए सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं। ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो रिसर्च को सपोर्ट करती है लेकिन मेन रिपोर्ट में डिटेल में इंक्लूड नहीं की जाती। एनेक्शर के एग्जाम्पल्स में डिटेल्ड डेटा टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स, इमेजेस या इलस्ट्रेशंस, सर्वे क्वेश्चनेयर्स और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। एनेक्शर्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। ये रिसर्च को सपोर्टिंग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च की ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करते हैं और रीडर्स को रिसर्च फाइंडिंग्स वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। साथ ही एनेक्शर्स की वजह से मेन रिपोर्ट ओवरलोडेड होने से बाक जाती है और रिपोर्ट क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड रहती है।